बड़ी खबर सामने आ रही है। 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों पर न होने से तकरार जारी है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह से दूर रहने की घोषणा की है। वहीं हम आपको बता दें, विपक्षी नेता राष्ट्रपति से नए संसद भवन का उद्घाटन कराए जाने की मांग पर अड़े हैं। विरोध, तकरार और बहिष्कार के बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी बड़ा बयान दिया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, शारदा देवी पार्टी की विधायक रही हैं और उनके परिवार से जुड़ाव नेताजी से लेकर के हम लोगों का लगातार बना रहा। मुझे खुद याद है कि राजनीति के शुरुआती दौर में अगर कोई मजबूती से जनता के सवाल और जनता के लिए लड़ाई लड़ने का काम शारदा देवी और उनका परिवार हमेशा करता रहा। विधायक रहीं, परिस्थितियां बदली, विधानसभा बदली, लेकिन वो लगातार जनता की सेवा करती रहीं और उसका परिणाम ये कि आज भी जनता के बीच में वो लोकप्रिय हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो स्वस्थ होंगी। इलाज चल रहा है, घर परिवार के लोग देखभाल कर रहे हैं। मुझे पहले आना था, उस दिन नहीं आ पाया। आज जब मेरा कार्यक्रम हरिशंकर तिवारी जी के घर लगा है तो उस समय मैं परिवार से मिल करके वहाँ जा रहा हूँ। भैया, संसद के लोकार्पण में आप नहीं जा रहे हैं, क्या वजह? संसद नई बनने से ज़रूरी है कि जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं उनको बढ़ाया जाए, निभाया जाए। जो लोग विपक्ष का सम्मान नहीं करते और इनके तमाम वरिष्ठ नेताओं की भाषा क्या है, जो लोग नफरत से राजनीति करते हों, नफरत से देखते हों दूसरों को। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोकतंत्र में जो जनता से झूठ बोले और झूठ को छिपाने के लिए एक एक नया इवेंट करें, तो उनके समारोह में क्या जाना, क्या खुशी होगी जनता को? न जनता की आय बढ़ी, न किसान की दोगुनी आय हो पाई, जो नौकरी रोजगार मिलना था वो न दे पाए, महंगाई बढ़ा दी। तो उस लोकसभा से जनता को क्या मिलने जा रहा है? भैया 24 में क्या जा रहे हैं? रालोद के साथ क्या जा रहे हैं 24 में आप? देखिए, इस बार भी जो धांधली हुई है और जिस तरह अधिकारियों के माध्यम से परिणाम को अपने पक्ष में किया, जहां इन्हें जिताना था काउंटिंग करते रहे, बढ़ाते रहे, पुलिस लगाते रहे। तो ये पुलिस से अगर प्रशासन करेंगे, आप ये बताइए, क्या गोरखपुर का कूड़ा खत्म हो गया? क्या नाले साफ हो गए? क्या नाले बन जाएंगे? क्या मेट्रो बन जाएगी? जो सवाल चुनाव में उठाए थे वो सवाल के सवाल आज भी हैं। मुझे उम्मीद है कि जनता आने वाले चुनाव में इनको फिर एक बार सबक सिखाने का काम करेगी। देखिए, आजम खान साहब को फंसाया गया और सरकार और अधिकारी मिलकर फंसा रहे हैं। मैं हरिशंकर तिवारी जी के घर जा रहा हूँ। वो उस दशक के नेता हैं जिस समय संघर्ष कर करके राजनीति लोग करते थे। आज़ादी के बाद जो नया तरीके से राजनीति हुई और उस राजनीति में जहां जनता को लेकर के संघर्ष करना, जनता के साथ न्याय के लिए खड़े रहना, उस पीढ़ी के वो नेता हैं। कई बार विधायक रहे, कई बार मंत्री रहे, कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम किए। एक उनकी अपनी छवि थी और उस छवि ने उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाया और उस छवि में बनाने के लिए उन्हें 40-50 साल का संघर्ष करना पड़ा। तो ऐसे नेता के घर, उनके परिवार के बीच में जा रहा हूँ। लोकसभा में क्या रालोद के साथ इस बार फिर से जा रही है सपा? देखिए, जो गठबंधन हमारा है वो गठबंधन आगे भी रहेगा। पीएम के रूप में नीतीश को देख रहे हैं क्या आप लोग? अरे, पीएम की बात पहले बाद में होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटें हराने का संकल्प समाजवादी पार्टी लेगी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन लेगा। और हम आपसे भी कह रहे हैं, आप लोग भी सहयोग करिए, नहीं तो थोड़ा बहुत चल जाता वो भी बंद हो जाएगा आपका। नहीं लगता कि नगर निकाय चुनाव में मेहनत तो हुई? मेहनत बहुत हुई, लेकिन बेईमानी उससे ज्यादा हुई। और अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अलग ही बयान देते हुए कहा कि नया संसद भवन बनना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा कि सरकार पुराना इतिहास बदलना चाहती है। देखिए ये रिपोर्ट।
यहाँ पर उपस्थित होते। तो अभी जो वहाँ केंद्र में एक मीटिंग के बारे में तय हुआ तो उसकी सूचना काफी दिन पहले आई। तो वैसे ही 27 तारीख था तो हमने उसी समय सूचना दे दिया कि भाई ये तो सुबह है, अगर सपोज करिए आफ्टरनून में होता तो हम यहाँ कार्यक्रम अटेंड करके लौट आते, लेकिन चूंकि सुबह ही है और यहाँ सुबह कार्यक्रम होता है इसलिए हम तो नहीं आ पाएंगे। और हम अपने इसके बिहार की तरफ से अन्य लोगों का नामकरण और अधिकारियों का हम लोगों ने भेज दिया कि ये उनकी जगह पर जाएंगे, लेकिन उसको भी वो लोग नहीं कुछ माने, कहे कि ठीक है कोई नहीं है। तो आप तो ये समझ लीजिए कि आप आखिर क्या चीज आवाज तो देख रहे हैं हम तो न्यूज़पेपर में कि और मेरा तो कारण यही था और बाकी ही 5 जगह के लोग नहीं आए हैं। आज ही सूचना हमको देखने को मिला। हाँ, रखिए ना भाई, तो वो लोग भी नहीं जा रहे तो एक अलग बात है, लेकिन हम लोगों का तो इसके कारण था। तो बात जो भी है, कल की बात जो आप लोग कह रहे हैं ना भाई पार्लियामेंट वाले के बिल्डिंग का, तो देखिए ये कोई क्या जरूरत है बोलिए? अलग बिल्डिंग बनाने की कोई जरूरत था? हम तो दिल्ली जो गए हैं सब लोगों से ऐसे भी हम किए। और शुरू में भी बात हो रहा था कि बन रहा है, ये हो रहा है, तो हमको तो अच्छा नहीं लग रहा था कि जो इतिहास है, अरे आजादी हुई तो जो चीज पर फिर जहां पर से शुरुआत हो गया तो उसी को और विकसित कर देना चाहिए। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं। क्या पुराना इतिहास से बदल दीजिएगा? तो बेकार चाहिए। खैर अब अन्य पार्टियां तो और कारण से राष्ट्रपति जी को नहीं बुला करके ये करे, वो सब जो भी कारण है, लेकिन हमसे पूछिएगा तो हमको तो बड़ा ये लगता है कि उसकी क्या जरूरत थी अलग करने का। जो था बिल्डिंग उसी को न करना चाहिए था। जैसा आज जो इतिहास है उसको भुला दीजिएगा क्या? कल होकर के इसको खत्म कर दीजिएगा तो क्या पता चलेगा? तो आप जान लीजिए अब जो शासन में आजकल है, हम बराबर कह रहे हैं, उस सारे इतिहास को बदल देंगे। आजादी की लड़ाई के इतिहास को बदल देंगे। हम लोग तो एक एक चीज को मानते रहते हैं। देख लीजिए जो पहले प्रधानमंत्री थे अटल ये जवाहरलाल नेहरू जी, तो इनके लिए तो हम लोग आते हैं, कोई मतलब है? और जब इनका डेथ हुआ था तो हम लोग तो स्कूल में पढ़ रहे थे उस समय, तो उसी समय हुआ तो बड़ा खराब लगा कि हो गया। ये सब तो बचपन की बात है, एक एक चीज तो हम लोग तो मानते हैं। और भले ही हम लोगों का आंदोलन जिस कारण से भी हुआ, जेपी के नेतृत्व में सब कुछ हुआ, उससे एक अलग चीज है, तो हम लोग तो मानते हैं देश का जो इतिहास है वो बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए आज तो मेरे जाने का कोई तुक नहीं था, और कल वाला तो सचमुच बेकार है, कोई मतलब नहीं है। अब बाकी लोगों को भी हम कहेंगे कि इस बात को समझिए कि भाई आखिरकार नया बनाने की क्या जरूरत थी, आवश्यकता क्या थी? इतना दिन से शासन चल रहा था तो और किसी को लगा था क्या? तो इन लोगों को तो पूरा इतिहास बदलना है, इसलिए सब चीज को बदल रहे हैं। राज्यसभा का उनको भी नहीं बुलाया गया। हाँ, वो तो अब सोच लीजिए ना, ऐसे भी कहीं होता है। ये बात तो दूसरी बात भी सही है। अगर इस तरह से कोई नई चीज होता है तो कौन है हेड जिनको बनाते हैं? वो होते हैं वही ना भाई, तो उनको तो नहीं बुलाए। तो इसलिए अब अपने से कर रहे हैं, तो इतिहास भी बदल रहे हैं, तो ये सब कोई मतलब नहीं। ऐसा आज तक कहीं होता है जी? आज देख रहे हैं हम लोग सब जगह कहाँ बुलाते हैं। नीति आयोग का रेलेवेंस कम हो गया, बहुत सारे मुख्यमंत्री। नीति आयोग में तो अगर जाते तो आप लोगों को पता चलता कि हमने जितनी बात की, हम तो फिर इस चीज को रेज करने वाले थे कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को क्यों नहीं दिया। और बताइए, जाति आधारित जनगणना जो केंद्र ने 11 में किया, आपको करना चाहिए था, और हम लोगों ने अपने राज्य में किया, तो इस पर तरह तरह का बात क्यों आ गया है? ये सब चीज को। और दूसरी बात है कि कितना भी जो डेवलपमेंट के लिए जो मिलना चाहिए और जो पहले होता था उस हिसाब से कोई डेवलपमेंट के लिए तो केंद्र का वो मदद नहीं मिल रहा। हाँ, तो इसलिए इन सब चीजों पर जो बात कहते रहे हैं वो तो फिर कहते। तो फिर बिहार की बात सर आगे कैसे बढ़ेगी? बिहार से कोई बिहार में तो हम लोग इतना काम कर रहे हैं तो देख नहीं रहे बढ़ रहा है।
लेकिन अगर कर देते तभी बिहार बहुत आगे बढ़ गया होता। अब नहीं है तब भी हम लोग तो विस्तार ही न कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नए संसद भवन पर ऐसी बात कह दी है जिसे जानकर बीजेपी नेता खुश हो जाएंगे। उन्होंने नए संसद भवन की तारीफ कर दी है। अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा है कि नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर मचे सियासी हंगामे को साइड कर दिया जाए तो इस नई इमारत का स्वागत किया जाना चाहिए। अपने ट्वीट में अब्दुल्ला ने नए भवन की बनावट की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि उद्घाटन को लेकर हो रहे हो हल्ले को एक पल के लिए दरकिनार किया जाए तो ये इमारत स्वागत योग्य है। पुराने संसद भवन ने हमारी अच्छी सेवा की है, हालांकि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने वहां कुछ वर्षों तक काम किया है, मैं बता सकता हूं कि हमसे कई लोग अक्सर एक नए और बेहतर संसद भवन की आवश्यकता के बारे में आपस में बात करते थे। देर आए दुरुस्त आए, मैं यही कहूंगा और ये बहुत शानदार लग रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने बुधवार को कहा कि नए संसद के निर्माण का प्रस्ताव सबसे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के समय सामने आया था, लेकिन ये ठंडे बस्ते में चला गया। उन्होंने अब इसका निर्माण होने को अच्छी घटना बताया है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। बहुत पहले होना चाहिए था, 2018 में होना चाहिए था। अब क्या लगता है सर, हो जाएगा? अब क्या कह सकते हैं, वो तो इस गवर्नमेंट को करना है। मैं तो चाहता तो मैं तो अभी तक तीसरे इलेक्शन की तैयारी करता, क्योंकि तीसरा इलेक्शन जो हमारे साथ 2014 में किए हैं तो उसकी लोकसभा तो अब तीसरा इलेक्शन होने वाला है 6-8 महीनों में, तो हमारा भी तीसरा इलेक्शन होना चाहिए था। तो बीच में मतलब एक असेंबली की पूरी मियादी चली गई 5 साल। लोगों की मुश्किलात सर कैसी है, आपने जो देखा, लोगों से मिले आप, मुश्किलातें लोगों की जो देखी आपने, किस तरह की मुश्किलातें, क्या क्या सर पाया? लोगों की ही अपनी मुसीबत है। इस दफा हमने पब्लिक मीटिंगें वगैरह नहीं की। जो मैंने अभी नया सिस्टम किया उसमें पब्लिक मीटिंगें नहीं कर दी, क्योंकि पब्लिक मीटिंगें हम 50 साल से करते हैं। जो भी लीडर आता है लीडर भाषण करके चला गया, लेकिन लोगों की क्या समस्या नहीं सुनते। तो अभी मैंने सोचा अगले 2-4 महीने में कोई पब्लिक मीटिंग नहीं करनी, कहीं इक्का दुक्का कर दी बीच में, बाकी सिर्फ लोगों को सुनना उनकी क्या समस्या है। सर जिस तरह पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन होने जा रहा है, तो आप भी उसमें शिरकत करने के लिए जा रहे हैं? कुछ पार्टियों ने जो है, अगर मैं दिल्ली होता तो मैं पार्लियामेंट अटेंड करता, लेकिन मैं कल मेरा फंक्शन है एक अखनूर में, तो इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ। वरना अगर मैं दिल्ली होता तो मैं अटेंड करता। बहुत अच्छी, आज से 30 साल पहले हमने ये सपना देखा था, जब मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था। तब शिवराज पाटिल जी ने और मैंने चर्चा की थी, फिर मैंने और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने चर्चा की थी, बल्कि एक नक्शा भी बनाया था कैसा पार्लियामेंट होना चाहे। हमसे तो तब हो नहीं पाया, लेकिन अब बना है, तो बहुत अच्छी बात है। पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है और बड़ी विशाल बिल्डिंग बनी है, तो इस विशाल बिल्डिंग में स्वागत है, क्योंकि बनना तो था ही, ये ज़रूरी था, क्योंकि 1926 के बाद पार्लियामेंट मेंबर्स की संख्या बहुत बढ़ गई है, तकरीबन दुगनी होने वाली है, क्योंकि आबादी 75 साल में 5 गुना बढ़ गई है। तो कम से कम पार्लियामेंट भी तो दुगना होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे जो प्रेजेंट आज का पार्लियामेंट है उसमें जगह नहीं थी, तो नया पार्लियामेंट तो बनाना ही था। तो मैं बधाई देता हूं कि नई इस गवर्नमेंट ने अच्छा इनिशिएटिव लिया और एक रिकॉर्ड टाइम में बनाया, वरना पार्लियामेंट इतना जल्दी नहीं बनता। तो उसके लिए विपक्ष को चाहे था उन्हें बधाई देना, बजाय बाइकआउट करने के लिए। जो लोग तुम खुद नहीं कर पाए, अगर वो कोई दूसरा करना है चाहे तो खुश होना चाहिए। और इस विवाद के मैं बहुत खिलाफ हूं। प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट करे, उद्घाटन करे या राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कौन सा विपक्ष का है? वो भी तो बीजेपी का एमपी से एमएलए से इलेक्टेड है। अगर विपक्ष को राष्ट्रपति की इतना प्रेम था तो उसके खिलाफ कैंडिडेट क्यों खड़ा किया था?
तो उसका मतलब है कि विपक्ष के पास दुर्भाग्य से जो मुद्दे दूसरे उठाने चाहिए थे, विपक्ष को सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाने की कमी नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से विपक्ष वो मुद्दे नहीं उठाती है। सिर्फ ऐसे मुद्दे उठाती है जिससे कोई पब्लिक का लेना देना नहीं। विपक्ष को वो मुद्दे उठाने चाहिए जिनका पब्लिक से संबंध है। पार्लियामेंट का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर करे, राष्ट्रपति करे, ये पब्लिक से कोई संबंध नहीं। पब्लिक की सेहत पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। जिस तरह से काफी बड़े मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में भी, मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में भी, क्या कहना चाहेंगे सर को? नहीं, वो मेगा प्रोजेक्ट हो, माइनर प्रोजेक्ट से बाहर वाले हैं, तो उसमें रूलिंग पार्टी को ही काम मिलता है। सेंटर की जो रूलिंग पार्टी यहाँ, और किसी को नहीं मिलता। ठेकेदार भी उन्हीं के हैं, मजदूर भी उन्हीं के हैं। ये इस तरह के मुद्दे हैं जो लोगों से। अब वहीं सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा का उद्घाटन नहीं शिलान्यास किया गया था। उस कार्यक्रम में विपक्ष भी शामिल हुआ था। उस समय के नेता प्रतिपक्ष रहे धर्मलाल कौशिक का भी नाम शामिल है। उनकी सहमति से हुआ, लेकिन दिल्ली में तो बातचीत भी विपक्ष से नहीं किया गया। यही तो अंतर है। हम आपको बता दें, एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली दौरे पर रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा में ये बातचीत कही। तो शिला पट्टिका में नाम भी है, मंच में भी थे, उसको भाषण भी दिलवाए, तो उसकी उपस्थिति थी और उसकी सहमति से बनी। यहाँ तो विपक्ष को पूछना ही नहीं है। दिल्ली में दिक्कत यह है, विपक्ष से बातचीत ही नहीं। यहाँ बातचीत करके ही सब कुछ तय हुआ ना विधानसभा से, और वहाँ कोई बातचीत भी नहीं, तो दोनों में अंतर बहुत है। शराब घोटाले को एक फूड इंस्पेक्टर के संबंध में जानकारी आई, आपका जो व्यक्तित्व है, आप इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं करते, क्या कहेंगे? उसको सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, एक शराब घोटाले को लेकर आपने कहीं पर इंटरव्यू में कहा है कि ECICR में रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या वो इलीगल है? तो क्या उसको लेकर कोर्ट जाएंगे? कोर्ट गए हैं जाने वाले, राज्य सरकार भी गई है, उसको भी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब तक ECIR नंबर नहीं होगा, जब तक प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं होगा, तब तक के ईडी है वो कार्रवाई नहीं करती। शराब वाले मामले में कोई FIR नहीं है, केवल उन्हीं मुद्दों को लेकर जो IT ने रेड डाला था 2020 में। जितने भी डिस्टिलर हैं, अधिकारी हैं और भी जो लोग हैं, उसके खिलाफ IT ने रेड किया था। IT में डिस्टिलर है, वो सारे शपथ दिए थे, उनका शपथ पत्र है कि इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है, और शपथ पत्र में सारी बातें हैं। उन्हीं डिस्टिलर से ईडी पूछताछ कर रही है और उसमें कह रहे हैं सब गड़बड़ियां हैं। तो या तो शपथ पत्र सही है तो ये गलत है, यदि ये सही है तो शपथ पत्र गलत है। आखिर सेंट्रल एजेंसी IT भी है, और IT 2020 में जब जांच किए थे तो उसमें सारे शपथ पत्र लिखे गए हैं इन्हीं लोगों के, और वो सारे उलट हैं। इसका मतलब ये है कि आप मार पीट करके डरा धमका के आप कर रहे हैं। तीसरी बात, अभी त्रिलोक ढिल्लन को गिरफ्तार किए, जेल भेज दिए। उसके पास क्या था, उन्होंने मीडिया में पता चला क्या कि उसके पास 25 करोड़ का FD था, इनसिक्योर्ड लोन लिया था, है ना, वो ऑन पेपर है, उसको आप गिरफ्तार कर रहे हैं। और वहीं एक डिस्टिलर के यहां छापा डालते हैं और 26 करोड़ का आप ज्वेलर पकड़ते हैं, 26 करोड़ का, वो गवाह बने हुए हैं। ये ईडी का काम करने का तरीका है। तो यदि पहले कोई लाभ की स्थिति में है तो डिस्टिलर है, क्योंकि वहीं से बोतल बदलना है, वहीं पे होलोग्राम चेंज होना है, वहीं पे बिना टैक्स पे बोतलें निकलेगी। कहाँ निकलेगी? फैक्ट्री से। तो सबसे पहले फायदा किसको हुआ? डिस्टिलर को, ठीक है ना।
डिस्टिलर सब गवाह बने हुए हैं। ये ईडी का काम करने का तरीका। यही सवाल है, ईडी के जितने कार्रवाई है वो खुद ही अपने आप प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ के जा रहे हैं। ये इसका मतलब यह है कि आपका मेलाफाइड इंटरेस्ट है, आप दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। सीधी सी बात, आप निष्पक्ष होकर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, नहीं तो सबसे पहले तो डिस्टिलर अंदर होना था। कोयले घोटाले मामले में भी आपने कहा है कि 52 माइंस है, और लेकिन एससीसीएल के लोगों से बिल्कुल सही बात है। ये छत्तीसगढ़ में प्राइवेट माइंस है कितने? एक जिंदल का है, एक जिंदल का है, सारडा का है, 2 प्राइवेट हैं, 2 राज्य सरकारों के हैं, एक राजस्थान गवर्नमेंट है, एक छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का है। बजट तो सब एससीसीएल का है। तो यदि कोयला में कोई घोटाला हुआ है तो बिना एससीसीएल के अधिकारी के बिना कैसे हो सकता है? तो आप तो एक भी नहीं पूछ रहे हैं। खदान किसके पास है? सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? वहां से गाड़ियां किसके देखरेख में निकलती है? एससीसीएल के। खदान उसका है, तो किससे आपने पूछा भाई? एक से सवाल पूछे तो आपका उद्देश्य केवल राज्य सरकार को बदनाम करना, अधिकारियों को बदनाम करना, लोगों को बदनाम करना, सरकार को बदनाम करना और लोगों को प्रताड़ित करना।